हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस के एक नए सेशन में। आज हम क्लास 9 की जो चैप्टर हम लोग पहले से पढ़ रहे थे, माउंट एवरेस्ट की शिखर यात्रा, उसको हम लोगों ने पिछले क्लास में उसका आधा वीडियो किया था और आज हम लोग उसका रेस्ट ऑफ द वीडियो करेंगे और उसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये स्पर्श बुक के क्लास 9 के हिंदी के स्पर्श बुक का एक पार्ट है, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जहाँ एंड किया था वहां पे हम लोग वहां तक पहुंचे थे कि अंग दरोजी जो कि एक टीम मेंबर था बछेंद्री पाल के माउंटेन क्लाइंबिंग ग्रुप का जो टीम मेंबर था अंग दरोजी, वह चाहता था कि वह दिन के समय ही पर्वत शिखर पे पहुंचे और वापस लौट आए। माउंटेन पीक पे वो दिन के समय ही पहुंचे और वापस लौट आए दिन के समय ही। क्यों? क्योंकि वो बिना ऑक्सीजन लिए वो क्लाइंबिंग कर रहा था, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन वो क्लाइंबिंग करता था और ऐसा विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन क्लाइंबिंग करने में उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे। और इफ ही गोज इन द नाइट टाइम, नाइट टाइम में अगर वो पहुंचता है माउंटेन पीक पे तो उस समय जो है ठंड काफी बढ़ जाती है माउंटेन पीक पे। रात के समय टेम्परेचर स्लो रहता है तो उस समय उसको उसके बॉडी को खतरा था वैसे समय में जाना, इसलिए वो चाहता था दिन में ही जाए और शाम होने तक वह वापस भी लौट आए। तो उस वक्त वह बछेंद्री पाल से पूछता है कि क्या तुम चलना चाहोगी, और क्योंकि बाकी और कोई भी टीम मेंबर रेडी नहीं थे साथ में उस टाइम में जाने को, उतनी सुबह 5:30 बजे सुबह, और कोई भी टीम मेंबर रेडी नहीं थे, तो बछेंद्री पाल ने सोचा कि ठीक है, जाया जा सकता है। तो है कि बछेंद्री पाल ने सोचा कि हाँ, जाया तो जा सकता है। एक ही दिन में साउथ कोल, वो लोग किस कैंप में थे, जिस कैंप में थे जो पृथ्वी की सबसे बोलते कठोरतम जगह रहती है, साउथ कोल की नाम है। तो साउथ कोल से उन्हें माउंटेन पीक तक जाना था और वापस भी आना था। बछेंद्री पाल को वो बहुत ही कठिन और श्रम साध्य लगा, माने बहुत ही परिश्रम करने वाला था। श्रम साध्य माने एक्सेसिव लेबर वाला काम था और बहुत ही डिफिकल्ट काम उनको लगा। फिर वो सोची कि मैं जा रही हूँ, अंग दरोजी तो बिना ऑक्सीजन के जाएंगे, अगर उनके पैर ठंडे पड़ गए तो बहुत रिस्क होगा, मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, उनकी जान को खतरा तो नहीं होगा, ये भी उनको फील हो रहा था। फिर भी उनको अंग दरोजी पे बहुत ही विश्वास था। शी हैड फेथ ऑन अंग दरोजी, और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। साथ ही साथ बछेंद्री पाल जो है वो जानती थी कि उनका माउंटेन क्लाइंबिंग का कैपेबिलिटी कितना है, उनका और अंग दरोजी का, दोनों का माउंटेन क्लाइंबिंग का कैपेबिलिटी कितना है और दोनों कितने कर्मठ है, मतलब कितने सिंसियर और डिटरमाइंड है उस बारे में, ये सब के बारे में वो अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट थी। ठीक है, और उन लोगों ने बाकी टीम मेंबर से पूछा तो उस वक्त बाकी कोई भी टीम मेंबर उतनी सुबह जाने को तैयार नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। सुबह 6:20 पर जब अंग दरोजी और मैं साउथ कोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपसकर में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंग दरोजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाव चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़े चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंग दरोजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं। इसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये लोग कब निकले, कौन सा टाइमिंग था? साउथ कोल से निकलने का 6:20 इन द मॉर्निंग था। 6:20 में ये लोग निकले। उस वक्त जो है दिन चढ़ आया था, मतलब सूरज अच्छी तरह से उदय हो चुका था, सूर्य का उदय हो चुका था और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, पर ठंड बहुत ज्यादा थी। बछेंद्री पाल क्या कहती हैं कि वे अपने आरोही उपसकर में काफी सुरक्षित और गर्म थी, मतलब कि उन्होंने जो भी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जो भी ड्रेस पहन रखा था, जैकेट्स पहन रखे थे, कैप्स लगाए हुए थे, वो सब में वो काफी गर्म थी और वो बहुत सेफ भी फील कर रही थी।
जो भी जिन भी ड्रेस में वो थी और इक्विपमेंट्स के साथ थी, तो वो प्रोटेक्टेड भी फील कर रही थी और वार्म भी फील कर रही थी। वो दोनों ऐसे ही क्लाइंबिंग करने लगे बिना रस्सी को की मदद से। क्या करते हैं, रस्सी के आगे कील लगी रहती है ना, कील को कहीं पहाड़ पे अटकाते हैं, फिर वो रस्सी को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। तो इन लोगों ने बिना रस्सी के अपने हाथ के सहारे ही क्लाइंबिंग करना शुरू कर दिया। अंगदरोजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मतलब अंगदरोजी जो उसने ना पहले से एक सपोज कर लिया था कि मुझे इतने स्पीड से जाना है, मतलब कि मुझे इतने मीटर की दूरी इतने टाइम में कंप्लीट करनी है। ऐसे एक उन्होंने पहले से टाइम सेट कर लिया था और उसी गति से उसी स्पीड से वो जा रहे थे। और बछेंद्री पाल को भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। मतलब उनके स्पीड को बछेंद्री पाल आसानी से मैच कर पा रही थी। अब क्या है कि पहाड़ के जो स्लोप होता है, पहाड़ का जो भी स्लोप होता है वो सीधा सीधा होता है, कई बार स्ट्रेट पूरा होता है और स्लोपिंग होता है, ढलाव होता है। और उसपे जो है बर्फ रोज ही हिमपात होता रहता है, रोज बर्फ गिरती रहती है। तो और रोज बर्फ गिरती है, रोज हल्के से पिघलने की कोशिश करती है, फिर गिरती है। तो वो गिर गिर के जो नीचे वाली बर्फ सब होती है वो बहुत ही टाइट हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है। साथ ही बर्फ भुरभुरी भी होती है। भुरभुरी क्या होता है, कोई चीज को अगर आप लेंगे हाथ में और जोर से अपने हाथों से उसको दबाएंगे अपने फिंगर्स की मदद से, तो वो टूट टूट के मान लीजिए गिरने लगे, उसे कहते हैं भुरभुरी। जैसे एक तरह की मिट्टी होती है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, थोड़ा ड्राई होगा, उसको आप हाथ में लेके दबाएंगे तो मिट्टी आपके हाथ से झरझर के नीचे गिरने लगेगी, तो उसी को कहते हैं भुरभुरी। तो बर्फ की जो ढलाव चट्टाने थी वो बहुत ही टाइट भी थी और साथ ही साथ भुरभुरी भी थी। उस पे चढ़ने, उसको उसकी खुदाई करने से वो बहुत टाइट लगती थी, और जब खुदाई कर दो और हाथ में उसको टाइटली पकड़ो तो वो भुरभुरी भी हो जाती थी, झरझर के गिरने लगती थी। ऐसा लगता था कि शीशे की चादरें बिछी हुई है। लग रहा था कि कैसे कांच के शीट्स बिछा हुआ है, कांच का शीट्स है ना। जब सूर्य की रोशनी में स्नो जो है वो बहुत अच्छे से शाइन करता है ना, तो ऐसा लगता है कि कांच का शीट्स बिछा हुआ है। और इन लोगों ने बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल किया। एक होता है ना खुदाई करने के लिए एक फावड़ा, एक टूल है जो कि एक्चुअली एक गार्डनिंग टूल है, पर उसको बर्फ की जगह पे भी यूज करते हैं। और बर्फ को काट काट के, चूंकि बहुत ज्यादा बर्फ बन गई है तो ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही है, बर्फ जम गई है, तो उस फावड़े से उसको काट काट के थोड़े अपने लिए रास्ता बनाते जाते हैं। बर्फ को उखाड़ उखाड़ के साइड साइड करते जाते हैं और अपने लिए थोड़ा रास्ता बनाते जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो उन लोगों ने बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल किया और इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा बछेंद्री जी को। सख्ती से मतलब बहुत ही मस्कुलर फोर्स बहुत ज्यादा उनको देना पड़ा, अपने हाथ से बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ी और फावड़ा चलाना पड़ा। और वो चूंकि वो बहुत ही डेंजरस प्लेस था कि अगर थोड़ा भी हाथ स्लिप होता, पैर स्लिप होता तो वह बहुत नीचे खाई में जाके गिर पड़ती और उनकी मृत्यु हो जाती है ना। इसीलिए वह हर एक कदम बहुत ही सोच समझ के उठा रही थी कि इस जगह पे पैर रखना ठीक होगा कि नहीं, यहाँ पे फावड़ा चलाना ठीक होगा कि नहीं, क्योंकि बगैर रस्सी के वो लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे। इसीलिए वो सोच समझकर हर कदम उठाती जा रही थी। अब क्या है, ऊपर एक शिखर कैंप था। क्या है कि माउंटेन पीक पे पहुंचने से पहले एक और कैंप है जो कि शिखर कैंप है। कि जस्ट शिखर कैंप है, मतलब कि बस ये लास्ट कैंप है, इसके बाद आप माउंटेन पीक पे पहुंच जाएंगे। तो ये लोग 6:20 में निकले, 2 घंटे से कम समय में, मतलब 7:20, 8:20 से थोड़े से कम ही समय में ये लोग वो लास्ट कैंप में पहुंच गए, शिखर कैंप पे पहुंच गए। अंगदरोजी आगे आगे चल रहे थे, पीछे बछेंद्री जी चल रही थी। तो अंगदरोजी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि आप थक गई हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं थकी हूँ। वो सुनकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बछेंद्री जी की इतनी कैपेबिलिटी होगी, इसलिए वो बहुत सरप्राइज हुए और बहुत खुश भी हुए कि अच्छी कैपेबिलिटी है, इसलिए हम दोनों का स्पीड अच्छा हो रहा है ऊपर पहुंचने में। उन्होंने कहा कि इससे पहले जो टीम आई थी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए, वो लोग को शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। मतलब कि इसकी पहली वाली टीम को साउथ कोल से शिखर कैंप पहुंचने में 4 आवर्स लग गया था, जबकि ये लोग 2 आवर्स से भी कम टाइम में शिखर कैंप तक पहुंच गए थे। और उन्होंने कहा कि जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, अगर उसी स्पीड से चलते रहे तो माउंटेन पीक पर हम लोग आफ्टरनून 1 o'clock तक पहुंच जाएंगे, है ना, दोपहर 1 बजे तक हम लोग पहुंच जाएंगे। आगे पढ़ते हैं।
लाहटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहटू एक नायलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदरोजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। क्या हुआ कि इनके पीछे इनका और एक टीम मेंबर था लाहटू, वह भी आ रहा था इनके पीछे पीछे। ठीक है, और जब ये लोग जो है माउंटेन पीक का जो सदर्न साइड है ना, जब इन लोग दक्षिणी शिखर के नीचे, मतलब माउंटेन पूरा पीक का, पूरे चोटी का जो सदर्न साइड है, चोटी का भी एक होगा ना, एक नॉर्दर्न साइड, ईस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड होगा। तो ये लोग जो चोटी के सदर्न साइड, मतलब चोटी पे पहुंचे नहीं है, उसके थोड़ा नीचे सदर्न साइड में जब ये लोग आराम कर रहे थे, उसी वक्त जो है लाटू वहां पे पहुंच गया। ठीक है, और लाटू वहां पे पहुंच के उसने क्या किया, वह एक नायलन की रस्सी लेके आया था। ये लोगों ने थोड़ी थोड़ी चाय पी और नायलन की रस्सी की मदद से ये लोग चढ़ने लगे। हाँ, नायलन की रस्सी में सबसे ऊपर पे थे अंगदरोजी, सबसे नीचे पे थी बचेंद्री, और बीच में लाटू रस्सी को पकड़े हुआ था। वो क्यों रस्सी को पकड़ा हुआ था? वो सिर्फ इन लोगों के साथ बैलेंस बनाने के लिए, कि ये दोनों लोगों में बैलेंस बना रहे, कहीं रस्सी एक तरफ लटक नहीं जाए, एक तरफ खिंचा ना जाए, उनके बीच में बैलेंस बनाने के लिए उसने मिडिल में रस्सी पकड़ी हुई थी। एक हाथ से उसने रस्सी पकड़ा हुआ था, रस्सी पकड़ के वह बीच में चल रहा था। फिर उसने देखा कि बचेंद्री जी जो है ये इतनी ऊंचाई पे आने के लिए जो है ऑक्सीजन लेने की जो रेट होती है, हाँ, इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर लिया हुआ था बचेंद्री जी ने, तो पर मिनट जो है लेना चाहिए 4 लीटर ऑक्सीजन, जबकि बचेंद्री जी क्या ले रही थी, 2.5 लीटर ऑक्सीजन ही इनटेक कर रही थी, जबकि लेना चाहिए था कितना, 4 लीटर ऑक्सीजन। तो उसने जो है उनके ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर को चेंज कर दिया, थोड़ा रेगुलेटर पे उसने ऑक्सीजन के सप्लाई को बढ़ा दिया, आपूर्ति मतलब सप्लाई। ठीक है, रेगुलेटर पर उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी। तो बचेंद्री जी को क्या फील हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई, ये चढ़ाई जो पूरा स्ट्रेट थी, हाँ, जो थोड़ा इसमें कर्व्स नहीं था, पूरा स्ट्रेट और बहुत ही डिफिकल्ट क्लाइंबिंग जो था, अब उनको इजी लगने लगा, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ गई तो उनको सांस लेने में दिक्कत कम होने लगी और वह आसानी से चढ़ पा रही थी। तो ये जो सदर्न पीक के ऊपर, हाँ, जब ये लोग सदर्न पीक के नीचे वाले जगह पे है और वहीं से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो वहां पे उन लोगों को देखा क्या कि हवा की गति बढ़ गई, हाँ, हवा की स्पीड बढ़ गई थी उस समय, और उस उतनी ऊंचाई पे लोग काफी ऊंचे जा चुके थे। तो जो स्पीडली हवा घूम रही थी वह जो है उसके हवा के झोंके आ रहे थे, हाँ, बीच बीच में हवा के झोंके, मतलब हवा पूरा जोर से एक बार बह के गुजर गई, फिर दूसरी बार से आई, इस तरह उसके झोंके आ रहे थे। तो वो जो है भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, है ना। जो भुरभुरा बर्फ था वह बिल्कुल धूल के भांति उड़ जा रहा था। इसी चीज को बचेंद्री जी ने नीचे से देखा था ना, जो उन्हें प्लूम के जैसा लग रहा था, बर्फ का फूल लग रहा था ना, तो बर्फ के कण चारों तरफ उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। इसका मतलब विजिबिलिटी क्या होता है, दूर तक देखने की क्षमता, वो शून्य तक आ गई थी। मतलब कि वो लोग दूर तक देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि पूरा एयर जो है वो बर्फ के कणों से ढक जा रहा था, तो वो लोग आगे तक देख ही नहीं पा रहे थे। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। कई बार बचेंद्री जी आगे देखने की कोशिश कर रही थी, तो वो देख रही है कि अब तो लास्ट क्लाइंबिंग पीक के बाद एक पॉइंट आ रहा है, उसके बाद और क्लाइंबिंग का जगह कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उससे और साइड में जाएंगे तो पूरा ढलान नीचे आ जा रहा है, स्लोप नीचे की आ रहा है, मतलब कि उसके ऊपर और पीक नहीं है, वो लास्ट पॉइंट है, उसके बाद नीचे आना है। हाँ, ऐसा उनको बार बार ऐसा लग रहा था। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नजदीक है।
23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। तो बछेंद्री जी जो ये देखा, बार बार उन्हें दिख रहा था कि बस और क्लाइंबिंग प्लेस और नहीं है, क्लाइंबिंग एरिया और नहीं, बस वहीं तक क्लाइंब करना है, उसके आगे नहीं क्लाइंबिंग हाइट है, वो सच था। यानी कि वह कहाँ पहुंच गए थे, लोग पूरा टॉप ऑफ द माउंटेन, पूरा माउंटेन पीक पे वो लोग पहुंच चुके थे। और माउंटेन पीक पे पहुंच चुके थे। उन्हें बार बार लग रहा था कि बस लगता है हम पहुंचने ही वाले हैं और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे पहुंच के। उनको बार बार यह विचार कौंध रहा था, मतलब उनके दिमाग में बार बार यह विचार आ रहा था कि सफलता नजदीक है, यानी मैं अब सक्सेसफुल होने वाली हूँ। और वह दिन क्या था, 23 मई 1984 का दिन था। और जस्ट 1 o'clock होके 7 मिनट्स हुए थे, 17 हुआ था, और वो लोग माउंटेन पीक के ऊपर पहुंच गए थे। और जब वो पहुंच गई तो वह कौन थी, वो फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर थी, वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर ऑफ इंडिया थी, नॉट वर्ल्ड की, फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर ऑफ इंडिया थी, जो कि माउंट एवरेस्ट को स्केल की थी, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई सफलतापूर्वक की थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन माउंटेनियर ऑफ इंडिया बन गई वो, जो कि एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गई थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। ठीक है, एवरेस्ट शंकु की चोटी, शंकु मतलब पूरा जो पॉइंटेड टिप होता है माउंटेन का, लास्ट पॉइंटेड टिप होता है, उसी को शंकु बोलते हैं। शंकु एक्चुअली हिंदी में कोन को कहते हैं। हाँ, शंकु होता है कोन, तो कोन को अगर हम लोग उल्टा कर दे तो उसका जो टॉप टिप होगा वही है शंकु, यहाँ पे कह रहे हैं उसी को। ठीक है, तो एवरेस्ट शंकु की चोटी मतलब कि एवरेस्ट का ये जो कोन था, उस कोन के चोटी पर, उसके पीक पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 लोग साथ साथ खड़े हो सके, है ना, मतलब इतना एरिया नहीं था उसके कि वहां पे 2 लोग खड़े हो सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, साइड साइड में बर्फ के को फावड़े से खुदाई कर दी और अपने लिए खड़े होने लायक जगह बना ली, ये पूरा स्टेबल होके खड़ी हो जाए, कहीं स्लिप होके गिर न जाए। ठीक है, खड़े होने लायक उन्होंने जगह बना ली। क्यों? क्योंकि चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। अगर वो लोग जरा भी उनका पैर खिसकता तो वो जो हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी उस पे वो क्या करते, स्लिप करके पूरा नीचे की ओर गिर जाते और उनकी मृत्यु हो जाती है ना। एवरेस्ट की हाइट कितनी आप जानते हैं, 8848 मीटर्स है उसकी हाइट। इतने हाइट पे पहुंचने के बाद अगर आप स्लिप कर जाए तो आप कहाँ जाएंगे। तो है कि फिर इसलिए उन लोगों ने बर्फ की खुदाई करके अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, मतलब अपने आप को प्रोटेक्टेड रूप से स्टेबल कर लिया वहां बर्फ के ऊपर। फिर यह क्या कि घुटनों के बल बैठ गए, मतलब नील डाउन हो गई और बर्फ पर अपने माथे को लगा और अपने फॉरहेड को पूरा उन्होंने बर्फ पर टच कर दिया, स्नो पर टच कर दिया। और एवरेस्ट का और एक नाम क्या है, सागर माथा, है ना। तो सागर माथे के ताज का चुम्बन लिया। सागर माथा का क्या है, ताज है, वो क्राउन ऑफ दैट माउंटेन है। ताज मतलब क्राउन है ना, उनका मुकुट है। तो वो माउंट एवरेस्ट के मुकुट का उन्होंने चुम्बन लिया। माउंट एवरेस्ट के मुकुट को उन्होंने प्यार किया, हाँ, और स्नेह दिया और सिर अपना लगा दिया, अपना फोरहेड लगा दिया वहां के माउंट एवरेस्ट के पूरे बर्फ पर अपने माथे को लगा दिया। फिर वो नील डाउन की अवस्था में रही और अपने जो एक छोटा बैग लेके आई थी उसमें से हनुमान चालीसा का बुक उन्होंने निकाला और दुर्गा माँ का एक चित्र वो लेके आई थी, वो भी लाई। उसे पूरा लाल कपड़े में उन्होंने लपेट दिया। छोटे सा पूजा किया, मतलब पूजा क्या कर पाएंगे वहां, उन्होंने मंत्र कुछ पढ़ा होगा, मंत्र पढ़ा, भगवान को धन्यवाद किया, उसे बर्फ में वहां पे दबा दिया कि मैं माउंट एवरेस्ट पे आई हूँ, थैंक यू भगवान। उन्होंने बर्फ में उन दोनों फोटो और चित्र को दबा दिया, हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ के चित्र को। और वो बहुत ही खुश थी। आनंद के इस क्षण में, मतलब खुशी के दैट मोमेंट में
उनको किसका ध्यान आएगा? अपने माता पिता का ध्यान आएगा। हम लोग को भी आता है ना, जब हम लोग कभी सक्सेसफुल होते हैं कोई चीज में और हम बहुत खुश होते हैं, उसमें हमें किसका ध्यान आता है? अपने माता पिता का, अपने बच्चों का, ऐसे लोग ध्यान आता है ना। फिर वो जैसे मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदरोजी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदरोजी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये जो पूजा अर्चना की बछेंद्री जी ने, उसके बाद कि उनको क्या ध्यान आया कि आखिर किसके साथ वह आई थी? अंगदरोजी के साथ आई थी, है ना। तो अंगदरोजी को उन्होंने हाथ जोड़ के कृतज्ञता भाव दिखाया, मतलब उनको नमस्कार किया अंगदरोजी जी को कि आपके लिए थैंक यू, आपके कारण, आपकी मदद से ही मैं यहाँ तक आ पाई। रज्जू नेता बोल रही हैं। ये रज्जू मुझे लगता है कि कोई उनकी कोई जाति है, हाँ, वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते होंगे, तो इसलिए उनको रज्जू नेता, उस कम्युनिटी रज्जू कम्युनिटी होगा तो उनको रज्जू नेता बोल रही है। तो उन्होंने हाथ जोड़े और अपना सिर झुकाया, विथ रिस्पेक्ट उनके सामने सिर झुकाया, आदर भाव से झुकी। अंगदरोजी ने उन्हें मोटिवेट किया था, उनको एनकरेज किया था। प्रोत्साहित मतलब एनकरेज करना, उनको एनकरेज करके लक्ष्य तक पहुंचाया था, उनके गोल तक उनको पहुंचा दिया था। ठीक है, और अंगदरोजी सेकंड टाइम माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग सक्सेसफुली किए थे, वो भी बिना ऑक्सीजन के। तो उसके लिए भी बछेंद्री जी ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको बधाई दी कि बिना ऑक्सीजन के अपने एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई की। उन्होंने भी खुश होकर बछेंद्री को अपने गले लगाया और कान में फुसफुसा के बोले, क्योंकि तेज हवाएं चल रही थी, आवाज सुनाई नहीं देती, कि दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने कहा आपने कितनी अच्छी क्लाइंबिंग की है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिया। और इनका टीम मेंबर और एक थे सोनम पुलजर, वो पहुंच गए और उन्होंने सारे फोटो खींचे उस जगह पे। इस समय तक लाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनोखी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। ठीक है, तो जब उस समय तक लाटू जो था उसने वॉकी टॉकी की मदद से इनके जो लीडर के, इनके टीम के जो लीडर थे कर्नल खुल्लर, वो नीचे के कैंप में ही थे, उनको वॉकी टॉकी की मदद से लाटू ने खबर दे दी कि हम 4 लोग पहुंच चुके हैं पीक में, माउंटेन के पीक पे पहुंच चुके हैं। कर्नल खुल्लर बहुत ही खुश हुए, बहुत प्रसन्न किया, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए, मतलब कि तुम्हारा जो यूनिक तुमने जो ये अचीवमेंट किया, उपलब्धि मतलब अचीवमेंट, ये यूनिक अचीवमेंट जो तुमने किया उसके लिए मैं तुम्हारे माता पिता को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। वो बोले कि ये पूरे कंट्री को तुम पर गर्व है। अनूठी उपलब्धि क्यों बोल रहे, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला बन गई थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग को पूरा किया था। ठीक है, सक्सेसफुली पूरा किया था। वो बोले कि देश को तुम पर गर्व है, पूरे कंट्री तुम्हारे, होल कंट्री इज फीलिंग प्राउड फॉर यू, प्राउड बिकॉज ऑफ यू। और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी तो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम विभिन्न होगा। देखिए, ये सेंटेंस का बहुत सारा मीनिंग है। पहला चीज ये मीनिंग होगा कि वह जब माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग के लिए आई थी, उस समय उनका कोई नाम नहीं था, लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। और अब जब वो लौटेगी दोबारा उसी वर्ल्ड में, अपने जान पहचान के लोगों के बीच में, तब सब लोग उनको पहचान रहे होंगे और उनको कांग्रेचुलेट करेंगे, उनका एक नाम बन जाएगा समाज में, लोग उनको पहचानेंगे कि ये पहली भारतीय महिला है जिसने एवरेस्ट क्लाइंबिंग पूरी की है। तो इस तरह से उनका सोशल लाइफ जो है वो चेंज होने वाला था, है ना। दूसरा क्या था, ये माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करते करते उनके भीतर जो है बहुत दृढ़ता आ गई होगी, बहुत डिटरमाइंड वो हो गई होगी, उनका डिटर्मिनेशन पावर बढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस पावर बढ़ा होगा, उनका सोचने का तरीका बदला होगा, एटीट्यूड बदला होगा, उनका माइंड का पावर ज्यादा डेवलप हुआ होगा और वह
और भी ज्यादा अच्छे तरीके से, मैच्योर तरीके से सोच पाएंगी, जैसा कि वह आने से पहले नहीं सोच पा रही होंगी, है ना। सब लोग का ऐसा होता है ना, कोई बहुत ही यूनिक अचीवमेंट अगर आप करेंगे जो कि बहुत डिफिकल्ट अचीवमेंट होगा, करने के बाद क्या होता है, वो करने के प्रोसेस में हम लोग बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करते हैं। एक टीम के साथ काम करते करते हम बहुत कुछ सीखते हैं, और ये सीखते सीखते क्या होता है, हमारा माइंड मैच्योर्ड होता जाता है। माइंड मैच्योर्ड होते होते हम लाइफ के प्रति एक नए तरीके से हम लाइफ को जीना सीख जाते हैं। एक तरह से कहें तो आर्ट ऑफ लिविंग हम सीख जाते हैं कि किस तरह लाइफ जीना चाहिए, क्या क्वालिटीज हमारे भीतर होनी चाहिए। तो बछेंद्री जी के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा, और इसीलिए जब वह लौटेंगी तो उनका संसार बिल्कुल भिन्न होगा, क्योंकि उनका आउटलुक ऑफ हर माइंड, आउटलुक ऑफ हर थॉट्स वुड हैड बीन चेंज्ड, है ना। कितना अच्छा चैप्टर है ना। ऐसा लगता है जैसे ये पढ़ने के बाद लगता है कि चलो हम भी चले जाए माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करने के लिए, हम भी कुछ ऐसा करें, अपने माइंड के पावर को बढ़ाए। कितने लोग होते होंगे ना जो क्लाइंबिंग करने के लिए जाते होंगे, पर वहां का थोड़ा सा बेस कैंप में पहुंचते ही वो समझ जाते होंगे कि ये बहुत खतरनाक है, वो वापस लौट आते होंगे ना। पर देखिए ऐसा नहीं है कि जो वापस लौट आ रहे हैं वो अनसक्सेसफुल हैं या वो कुछ करने की क्षमता नहीं रखते। दरअसल क्या है कि इंसान को प्रैक्टिकल होना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी आपका साथ दे पाएगा, तभी इस तरह के एडवेंचर्स को हैंडल करना चाहिए, एडवेंचर्स में जाना चाहिए। और कहीं भी आपको लगे कि नहीं आपका बॉडी साथ नहीं दे पाएगा, आपका लाइफ का रिस्क है, तो उसको छोड़ के आप दूसरे कामों में लगना चाहिए, जो किसी और काम को जो आप ज्यादा सक्सेसफुली कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल पर्सन है। सबका अपना अपना कैपेबिलिटी होता है, अपना अपना तरीका होता है सक्सेसफुल होने का, अपना अपना फील्ड होता है। आप लोगों को ये चैप्टर बहुत पसंद आया होगा, आई एम श्योर कि मैं तो ये लगता है 4th 5th टाइम पढ़ी हूँ ये चैप्टर, और मुझे अभी भी बहुत पसंद आता है। जब भी मैं पढ़ती हूँ पूरा माइंड में एक इमेज आ जाता है कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा माउंटेन पीक, ऐसा हो रहा होगा। बहुत ही मुझे अच्छा लगता है ये चैप्टर। अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो दिखाइए, मेरा ये चैप्टर का वर्णन का वीडियो दिखाइए, रेफरेंस लोग के साथ शेयर करिए और चैप्टर को एंजॉय करिए। थैंक यू।